पापा पापा ये सारे ना हाथी वाली पार्टी के बने हुए, ये पार्क भी वही है ना, मतलब ऐसे करके बहुत छोटी, हाँ बहुत छोटी सी, मतलब मायावती जी का सिर्फ नाम उन्हें कि ये मायावती जी ने बनवाया है ना पापा, पापा ये उनका किया हुआ है, मतलब जो हमारे यूपी में तो हमारा पूरा मतलब काया पलट रखी है उन्होंने, बिल्कुल। शायद यदि दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी आ जाती है तो मुझे ये उम्मीद है कि दिल्ली की भी काया पलट जाएगी। साथियों, एडवोकेट रेखा उपाध्याय जी हमारे सामने हैं और ये निगम प्रत्याशी वार्ड नंबर 92 पंजाबी बाग से बहुजन समाज पार्टी से आपके सामने आ रही हैं निगम प्रत्याशी के रूप में। मैं समझता हूं कि आप इन्हें समर्थन दें। एक्टिव महिला हैं, जागरूक महिला हैं, बहुत जागरूक विचार इनके आपने सुने हैं जय भीम संसार पे। थोड़ा सा बहन जी से परिचय लेंगे इस विषय में। क्योंकि मैं एक बिल्कुल निचले तबके से ग्राउंड लेवल पे कहेंगे कि वहाँ से निकल कर आई हूँ। आंगनवाड़ी में मैंने काम किया है। आंगनवाड़ी में आप लोगों को पता है कि घर घर जाकर जो भी काम होते हैं बिल्कुल पर्सनली लोगों से मेरा कनेक्ट। हाँ जी, बाबा साहब का नाम लेते हैं और वैसे जय भीम के नाम पर वोट फट होते हैं, झाड़ू का चुनाव चिन्ह अपनाते हैं। जी जी जी, ये सिर्फ उनका वोट राजनीतिक फंडा है और कुछ नहीं। उनके भी वो किसी को नहीं मानते, वो जातिवाद में आप देखें वहाँ पर भी जातिवाद आ रहा है। जय भीम साथियों, जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर नंदकिशोर बौद्ध के साथ में आज मौजूद हैं हम। अपने कुछ बसपा प्रत्याशियों के साथ में बात करेंगे, परिचय लेंगे। दिल्ली के एडवोकेट रेखा उपाध्याय निगम प्रत्याशी वार्ड नंबर 92 पंजाबी बाग PSP से। इन्होंने बहुजन समाज पार्टी में आए हैं और कोशिश की है कि बहुजन समाज का कुछ भला हो, हमारे देश का कुछ भला हो, दिल्ली की राजधानी के निवासियों का कुछ भला हो। उस वजह से ये आए हैं और आप जानते हैं देश के ताज़ा हालात इस वक्त क्या हैं, उसके अनुसार मैं बहन जी से परिचय लेना चाहूँगा। जय भीम। जय भीम। बहन जी बताएं कि किस नियति के साथ में आप इस समय मैदान में उतरे, चुनावी मैदान में? मेरी तो यही नियति है कि जो गरीब जनता है, खास तौर पर जो अपने स्लम्स हो गए, अपनी जय कॉलोनी हो गई और झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उनमें बच्चे क्या है, माता पिता बेचारे काम करने के लिए चले जाते हैं, ठीक है, और वो यूँ ही घूमते रह जाते हैं। तो मेरी ये है कि अगर मैं आती हूँ, आप लोग मुझे मौका देते हैं, प्रत्याशी मुझे चुनते हैं आप लोग, तो मेरा ये रहेगा सबसे पहला उद्देश्य है बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर वगैरह की मैं व्यवस्था कराऊंगी। पढ़ाई पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा, बच्चों के लिए, यूथ के लिए लाइब्रेरी बनाने का फोकस रहेगा अपने एरिया में, और जो भी है उनकी सामाजिक सेवा मैं कर पाऊंगी वो मैं पूरे तहे दिल से करूंगी। आपका नाम क्या है? बहन जी आप एडवोकेट भी हैं, मैं जानना चाहूँगा इस समय जो वर्तमान समय में दिल्ली में केजरीवाल जी का तहलका मचा हुआ है जी, जनता समर्थन में वो कितना आ रहे हैं? फ्री बिजली, राशन पानी आदि आदि, और बसों में महिलाओं को जो किराए की सुविधा फ्री की गई, क्या इससे गुजारा चल जाएगा? क्या इतना काफी नहीं? लोकतंत्र को धोखा तो नहीं दे रहे क्या वो जो फ्री दे रहे हैं ये सब? क्या अपनी जेब से दे रहे, अपने घर से दे रहे हैं? नहीं, ये फ्री आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं, अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहे हैं। ये जो सबसे बड़ी रेवेन्यू इनके पास दो जगह से आ रही है जी। एक तो जो ठेके पे इन्होंने दारू जो कर दी है, हाँ, उसमें 60% का मार्जिन है जी, ठीक है। 32% जाता है केंद्र सरकार को और 18% जाता है दिल्ली गवर्नमेंट को। वो जब इतना कमा रहे, 40 रुपए की, वो 100 रुपए की जो चीज़ बेच रहे हैं 40 रुपए में उनको मिल रही है, और 60 रुपए जो बच रहे हैं वो हम लोगों का ही दे रहे हैं, और पब्लिक पागल होके और नशे की फ्री के नाम पे और नशे की लत लगा रहे हैं। इससे यूथ भी खराब हो रहा है और बुजुर्ग भी, और पूरा समाज का माहौल खराब हो रहा है। यूथ के पास में रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन की बात आपने रखी, तो अभी दोबारा बात करेंगे एजुकेशन पे, लेकिन मैं बात करना चाहूँगा प्रेजेंट टाइम में जो आपने कहा है शराब इन्होंने करी है, शराब को कुछ प्रोसेस किया है, तो शराब क्या ठीक है युवा के लिए? मतलब क्या एक मिनिस्टर का काम ये रह गया जो एजुकेटेड है जी? नहीं है दिल्ली में, ये जिम्मेदारी बनती है कि वो शराब परोसेगा किसी भी बहाने? ये नहीं, बल्कि उनको ये चाहिए था कि वो यूथ को जो रोजगार की तलाश में उनको रोजगार दें, उनको अच्छी लाइन पे लगाए, ना कि नशे की लत पे लगा के और ख़त्म ही कर दें। तो दिल्ली के CM की इस पेशकश को जनता हजम कर पाएगी कि वो यूथ को शराब परोस रहे?
जनता तो देखिए, अभी जनता क्या है कि हमारी जनता समझदार नहीं है अभी फिलहाल, अगर माना जाए तो। यूथ हमारा समझदार है, लेकिन वो इस टाइम आक्रोश में है, उनके साथ जो गलत हुआ है। एक तो दिमाग शैतान का घर, बस, और वो एजुकेशन छीन ली गई है, तो बचा क्या है? इसकी वजह से वो नशे की लत में जाके कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि हमारा यूथ बर्बाद हो रहा है। आप एक एडवोकेट है, उसके अनुसार आप बताएं कि क्या बेटर बनता है इनके सीएम दिल्ली का ऐसा हो जो शराब बांटता हो और सरकारी खजाने से फ्री की वस्तुएं उपलब्ध कराने की बात करता है। जिस एरिया में पानी नहीं आ रहा वहाँ पे पानी के बिल आ रहे हैं, ऐसे में क्या करें? देखिए, अगर पब्लिक ये सोचती है कि ये हमें फ्री दे रहे हैं, हमें फ्री कुछ नहीं दे रहे हैं ये। अगर हमारी घरों की बिजली फ्री है तो हमारी दुकानों से वो 14 रुपये यूनिट यूज़ कर रहे हैं। 4 रुपये यूनिट पड़ता है घर की बिजली, और 14 रुपये आप व्यापारियों से ले रहे हो, तो वो उनसे लेके उन्हीं को दे रहे हैं। और कोई ये महिलाओं को जो फ्री बस सुविधा करी है, महिलाओं के दिमाग में ये है कि जी हमें फ्री बस सुविधा मिली हुई है, लेकिन हम लोग टैक्स भरते हैं हर चीज़ में। उनको ये नहीं पता है कि हम हर चीज़ में टैक्स भर रहे हैं। ये जो महंगाई बढ़ रही है वो हम टैक्स भर रहे हैं, फ्री बस में चल रहे हैं, तो क्या हुआ? सिर्फ एक सुविधा लेके और आप 10 जगह आप बढ़ा रहे हो। वोट बैंक को लूट रहे हैं, झाड़ू का चुनाव चिन्ह लगा रहे हैं। किन मुद्दों पर चाहिए, क्या कहना चाहिए? वोट बैंक को लालच प्रलोभन दे के लूटना कानूनन अपराध है या नहीं है? कानूनन अपराध है। लालच देना तो कानूनन अपराध है जी बिल्कुल। वोट बैंक की कीमत तो बहुत ज्यादा है, बाबा साहब ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। उसकी कीमत तो हम उसका अंदाजा हम लगा नहीं सकते, अनमोल है वो। बाबा साहब ने जो दिया है उसी की वजह से आज महिलाएं भी है जो शिक्षित है, घर से बाहर निकल रही हैं, और आज मैं जो इलेक्शन के लिए खड़ी हूँ वो सब उन्हीं की देन है। जी बहन जी, कुछ आंगनवाड़ी महिलाओं का भी कोई दर्द है? 884 महिलाओं को एक साथ निष्कासित किया था, जिसका केस भी चल रहा है। ये तो मैंने खुद सहन किया है, क्योंकि मैं आंगनवाड़ी से ही रही हूँ। अभी जस्ट 2 साल पहले ही मैंने आंगनवाड़ी छोड़ी है। मैं क्योंकि LLB कर रही थी, करते करते एडवोकेट बन गई, तो मैंने आंगनवाड़ी छोड़ी। जो इससे पहले हमारा 3 साल पहले जो धरना प्रदर्शन वगैरह हुआ था, उसमें मैं खुद भी मौजूद थी। हमने भी भूख हड़ताल पे बैठे थे हम। ठीक है, मतलब आप ये बताइए, आप समाज सेवा के रूप में ये लेते हैं कि आंगनवाड़ी समाज सेवा के लिए? जी, इसमें हमें कोई सैलरी नहीं मिलती, एनोरियम मतलब भत्ता, सिर्फ भत्ता मिलता है कि, लेकिन उस पर आप इतनी बाउंडेशन लगाते हैं, इतना मतलब उनको कहते हैं ना मानसिक तनाव। आंगनवाड़ी महिलाओं को जो हेल्पर है, वर्कर है, उनको इतना टॉर्चर किया जाता है। रात को 12-12 बजे तक आप मानेंगे नहीं, यकीन नहीं करेंगे, हमसे डिटेल मांगी जाती थी। हम एनी टाइम हम 8 घंटे 6 घंटे की नौकरी हमें कहा जाता है कि 6 घंटे की, लेकिन हम 24 घंटे के नौकर थे आंगनवाड़ी टाइम पे। और मैं आंगनवाड़ी छोड़ के मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेंटली कोई टॉर्चर नहीं रहता, कोई प्रेशर नहीं रहता। इसमें महिलाएं मेंटली भी, फिजिकली भी हर तरह का टॉर्चर सहन किया है। तो आप एक एडवोकेट हैं, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि क्या क्या गैर कानूनी प्रक्रम हुए हैं। आप बता रहे हैं कि टॉर्चर हुआ है, मेंटली टॉर्चर, आप बता रहे हैं फिजिकली टॉर्चर भी हुआ। जी। कभी कहते हैं यहाँ आओ, कभी कहते हैं वहाँ आओ, कभी किसी जगह मीटिंग रखेंगे, कभी कहीं रखेंगे। आप सैलरी के नाम पे देते क्या? आपने कहा है कि कोई समय नहीं, कोई टाइम फिक्स नहीं, कोई टाइम फिक्स नहीं। और आपको ये पता है, आंगनवाड़ी ज्वाइन इसलिए करती है लेडीज़ है कि चलो अपने परिवार को भी देखेंगे, घर को, और समाज सेवा भी हो जाएगी, इसलिए करते हैं। लेकिन घर को तो वो यही कह देते हैं कि भाई छोड़ ही दो। 24 घंटे की नौकरी देते हैं, और एक इतना छोटा सा वो, उसमें महिलाएं आपको पता है वो परिवार में लगी होती हैं। परिवार की इतनी जिम्मेदारी होती है, बच्चों की होती है, हस्बैंड की होती है, सास ससुर की होती है। उसके बाद ये ऊपर से इतना टॉर्चर कर देते हैं, मेंटली हरास करते हैं ये महिलाओं को। जी, आप बहुजन समाज पार्टी में आ रही हैं निगम प्रत्याशी पद से, तो इस विषय में थोड़ी सी जानकारी देंगे कि क्या धारणा लेके आ रहे हो, क्या क्या आप यदि सत्ता में आ जाते हैं, जीत जाते हैं अपनी स्थानीय क्षेत्र में, तो क्या करके दी? मेरा स्थानीय क्षेत्र से तो यही है, साफ सफाई पे ज़्यादा फोकस, कूड़ेदान। अभी जो हमारे फिलहाल पहले डीगवाल जी आई थी मादीपुर से, उन्होंने इस कार्य पे पूरा किया था। हमारे गाड़ियाँ चलाई थी सबसे पहले, इससे पहले कांग्रेस रही, कभी हमने नहीं देखा कि मादीपुर में कोई कूड़े की गाड़ी भी आई होगी। डीगवाल जी थी, उन्होंने पहली बार गाड़ी लगवाई थी, और साफ सफाई रही। गलियों में जो पानी भर जाता है, सीवर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, इन एरियो में पानी भरना, सीवर भर जाने, नीचे वाले घरों में प्रॉब्लम हो जानी।
तो ये सुविधा डीगवाल जी के टाइम पे पूरी थी, अच्छे से थी, अपनी बसपा की थी वो। और हमने देखा उस टाइम पूरे वार्ड में साफ सफाई, पार्क में साफ सफाई। उन्होंने यहाँ तक कि जो अनपढ़ महिलाएं हैं उनके लिए शाम के टाइम पार्क में एक टीचर भी लगाई थी। लेडीज़ें नहीं गई, वो उनकी बात है, लेकिन वो जो कर सकती थी उन्होंने किया, अच्छा कार्य किया उन्होंने। और मैं भी उनके पद चिन्हों पे चल के, मेरा भी ये रहेगा कि मैं ना लेडीज़ों के लिए, बच्चों के लिए भी और युवाओं के लिए भी जो मैं कर पाऊंगी, जो मेरे समर्थन के मेरे अंडर में आएंगे, मैं वो सेवाएं प्रदान करने की पूरी मेरी भरपूर कोशिश रहेगी। बहुजन समाज पार्टी ने आपको निगम प्रत्याशी पद पर मौका दिया है जी। बहुजन समाज पार्टी के विषय में 2 शब्द बहुजन समाज पार्टी में मेरा आने का ये मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी। डीगवाल जी जब से आई हैं उनके टाइम से मैंने ज्वाइन किया। मुझे कांग्रेस में मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया, ना मैंने बीजेपी ज्वाइन करी और ना ही ये आम आदमी पार्टी, जबकि ये तो स्टार्टिंग थी उसकी और उस टाइम कोई हवा थी कि आते तो निकल जाते, लेकिन मैंने कोई ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं बाबा साहब जी के विचारों से बहुत प्रभावित हूँ। उनके जो महिलाओं को लेके उनके विचार, जो अपने समाज के प्रति जो उन्होंने बलिदान किया, उनकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और उनके विचारों से समर्थित होके मुझे इनके विचार अच्छे लगे और मुझे मौका मिला आगे बढ़ने का, तो इस वजह से मैं बीएसपी मैंने ज्वाइन किया। साथियों, हमारे साथ में रेखा उपाध्याय जी हैं, जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पे आप इन्हें देख रहे हैं और मैं इनसे 2 शब्द और बात करना चाहूँगा। बहन जी के विषय में, बहन जी ने आपको एक खूबसूरत मौका दिया है, इस पर क्या कहेंगे? बहन जी की असीम अनुकंपा है, उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और उन्होंने जो भी समझ के मुझे ये मौका दिया है, मैं उनकी आशाओं पे खरा उतरने की भरपूर कोशिश रहेगी जी। हमारा जो समाज है वो थोड़ा सा भटका हुआ है, जैसे आपने कहा कि हमारे लोग अभी इतने अक्लमंद नहीं है कि वो वोटिंग प्रक्रिया को समझ सके, मतलब का सदुपयोग कर सके जी। ऐसे में बहनों पर भी एलिगेशन लगाए जाते हैं कि ऐतिहासिक कार्य जो उन्होंने किए अपने शासनकाल में, वो दिल्ली में उसका जवाब उसमें क्या कोई बुराई नजर आती है आपको? मुझे तो उनमें कोई बुराई नजर नहीं आती, बल्कि मैं कहूँ मेरी भतीजी बहुत छोटी सी अपने यूपी से है, तो उसको ये नहीं पता था तो ये कि भाई को बीएसपी क्या होती है, क्या पापा ये सारे ना हाथी वाली पार्टी के बने हुए, ये पार्क भी वही है ना, मतलब ऐसे करके बहुत छोटी, हाँ बहुत छोटी सी, मतलब मायावती जी का सिर्फ नाम उन्हें कि ये मायावती जी ने बनवाया है ना पापा ये उनका किया हुआ है, मतलब जो हमारे यूपी में तो हमारा पूरा मतलब काया पलट रखी है उन्होंने बिल्कुल। शायद यदि दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी आ जाती है तो मुझे ये उम्मीद है कि दिल्ली की भी काया पलट जाएगी और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मेरा तो ये विचार है न, दिल्ली की जनता को हम मतलब एक बार तो मौका देना चाहिए। बिल्कुल। माता बहनों को क्या देना चाहिए आप बहुजन? मैं माता बहनों को यही कहती हूँ कि बहनों, जो हमें आज के टाइम पे घर से बाहर निकलने का मौका मिला है, पढ़ने का मौका मिला है, नौकरियां करने का मौका मिला है, बोलने का, अपनी बात सामने रखने का जो मौका मिला है, सब बाबा साहब की वजह से मिला हुआ है। उन्होंने जो हमारे लिए कोशिश करी है, हमें यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करे, उनकी सारी मेहनत पे पानी मत फेरो, बाहर निकलो, उनकी बातों को, उनके विचारों को समझो और सहयोग करो। केंद्र में बीजेपी है, इस पर क्या कहेंगे? क्या रंग दिखा रही है बीजेपी से तो इस टाइम अगर सबसे महिलाओं से पूछा जाए या जो भी है अपना गरीब तबका उनसे पूछा जाए तो बहुत कमर तोड़ महंगाई कर दी गई है और सब बहुत ही परेशान है। नौकरियां तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दी गई हैं, सारी प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। गवर्नमेंट निजीकरण की वजह से सब लोग जहां 50,000 रुपये सैलरी थी, वो जो 50,000 में 3 लोग रख रहे हैं। दिल्ली में 50 स्कूल बंद किए, इस पर क्या कहेंगे? जय भीम दोस्तों, मैं आपसे ये अपील करती हूँ कि आने वाली 4 दिसंबर को हाथी के सामने का बटन दबाएं और मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि जो मैंने कहा है मैं आपकी सेवा कर सकूं
और जब भी आप कहेंगे मैं रात हो दिन हो आपके लिए तत्पर सदैव खड़ी रहूं। अपनी जनता बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि मैं एक बिल्कुल निचले तबके से ग्राउंड लेवल पे कहेंगे कि वहाँ से निकल कर आई हूँ। आंगनवाड़ी में मैंने काम किया है। आंगनवाड़ी में आप लोगों को पता है कि घर घर जाकर जो भी काम होते हैं बिल्कुल पर्सनली लोगों से मेरा कनेक्ट। हाँ जी, मतलब अपने क्षेत्र के निवासियों से बहुत अच्छी तरह से परिचित है। जी जी बिल्कुल, लेकिन मेरा वो एरिया नहीं। हम अब अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ 4 दिसंबर को आप एडवोकेट रेखा उपाध्याय जी को निगम प्रत्याशी के रूप में चुनेंगे और बहुजन समाज पार्टी यानी हाथी के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाएंगे। बेन जी, जो लोकल पर्सन है क्या वो पूरी तरह से आपको दिल्ली में सुरक्षित नजर आ रहे हैं? जब एक मंत्री महोदय कैबिनेट मंत्री रहते हैं, दिल्ली सरकार में रहते हैं और वो सुरक्षित नहीं है, उनके साथ क्या गुजरी है? सही बात तो कहूँ, जो आज हमारी जो गरीब जनता है ना, वो डर के मारे भी इन लोगों के साथ है। वो डर दहशतगर्दी से और या फिर सामने आके वो खुले रूप से हमारा साथ भी नहीं दे सकती और प्रचार भी नहीं कर सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर है जी इतने बड़ी मंत्री जो राजेंद्र पाल गौतम जी है उनके साथ हुआ, उनका इस्तीफा लिया गया, उनको ये तक बोला गया विधायक जी ने उनके एरिया के तुम्हारा सर काट दूंगा। ठीक है, उनकी जब सुरक्षा नहीं हो पाई तो हम आदमी की हमारी क्या हैसियत है? कहीं सुरक्षा में नहीं आए, कोई दो शब्द भी उन्होंने कहे नहीं सोशल मीडिया पे या किसी भी प्रकार से मीडिया में राजेंद्र बाबा साहब का नाम लेते हैं और वैसे जब इनके नाम पर वोट बटोते झाड़ू का चुनाव चिन्ह अपनाते हैं। जी जी जी, ये सिर्फ उनका वोट राजनीतिक फंडा है और कुछ नहीं। उनके भी वो किसी को नहीं मानते, वो जातिवाद में आप देखें वहाँ पर भी जातिवाद आ रहा है। जब पहले स्टार्टिंग में आए थे तब उन्हें सत्ता हासिल करनी थी इसलिए नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो अपना रंग दिखा रहे हैं, गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, वो अपने असली रूप में आ रहे हैं। वो भी बीजेपी की तरह ही कि भाई चंद जो 15% लोग हैं वो चंद लोगों का राज चाहते हैं, हम 85% लोगों के ऊपर। लेकिन अगर अब हमारी जो जनता है जागरूक हो जाए, हम 85% उन 15% को अपने नीचे नहीं दबा सकते, उन्हें धूल चटा सकते हम। ऐसी पार्टी को सत्ता में बने रहना चाहिए जहाँ का मंत्री सुरक्षित नहीं है और लोकल पर्सन की क्या हालत होगी? नहीं, यहाँ ऐसी पार्टी को सत्ता में नहीं बना रहना चाहिए, क्योंकि जब हम वहाँ सुरक्षित नहीं है, हमारा मंत्री सुरक्षित नहीं, तो हम क्या सुरक्षित रहेंगे? और जो हमारे भाई केजरीवाल जी को हम अपना मसीहा समझते हैं ना, वो लोग समझते हैं जब उन्होंने अपने ही परिवार के, वो तो परिवार गौतम जी तो उनके परिवार से हुए, उनका मंत्रिमंडल है, तो वो अपने परिवार के एक सदस्य की सुरक्षा नहीं कर पाए तो वो हम लोगों की क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने आप ही खड़ा होना पड़ेगा, अपने ही लोगों को अपने सत्ता में लाना पड़ेगा, अपने बीएसपी का वजूद जो धीरे धीरे समाप्त सा होता जा रहा है उसको वजूद में लाना पड़ेगा। बहन जी को जो पहले मजबूत बनाना पड़ेगा, जो उनकी स्थिति 93 में थी अपना उसमें 2003 में थी अपनी यूपी में, उसी तरह हमें दिल्ली में भी उन्हें मजबूत बनाकर लाना पड़ेगा ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें, पूरा देश सुरक्षित हो सके। जय भीम, नमो बुद्धाय।